सेवन आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस आप लोगों के लिए मैं रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ गाइस, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड कोशिश करिएगा नोट बनाने का, क्योंकि गाइस नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नोट बनाइए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन करिए। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे गाइस, आपकी चीज़ें उतना ही ज़्यादा क्लियर आउट रहेगी। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज नोट बनाइए एंड रिवीजन करिए। तो चलिए गाइस इस रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर सेट को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर सेट जो चलेगा वो हमारा सेट 14 चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। यानी आज का जो ग्रुप डी का सेट है वो कौन सा है, 14 है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि सबसे बड़ी रक्त कोशिका यानी कि ब्लड सेल कौन सी है। तो आपको बताना है कि सबसे बड़ी रक्त कोशिका यानी कि ब्लड सेल जो है ये कौन सी है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिम्बाणु, ऑप्शन बी मोनोसाइट, ऑप्शन सी लिम्फोसाइट या ऑप्शन डी न्यूट्रोफिल। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी रक्त कोशिका कौन सी है, याद रखिएगा मोनोसाइट जो है ये सबसे बड़ी रक्त कोशिका है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं मोनोसाइट के आकार और जीवन काल के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है मोनोसाइट के जो है वो किसके बारे में बात करेंगे, इससे आपको ध्यान रखना है। मोनोसाइट के जो है क्या देखिएगा आकार के बारे में बात करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। मोनोसाइट के जो है क्या देखिएगा ये आकार के बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो है ये किसके बारे में बात करेंगे, तो आकार के बारे में। और दूसरा जो है क्या देखिएगा दूसरा जो है ये आपके जीवन काल के बारे में बात करेंगे। दूसरा जो है ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपके किसके बारे में बात करेंगे, इससे आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपके जीवन काल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आकार के बारे में, इससे याद रखिएगा मोनोसाइट का जो है ये आकार कितना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका आकार जो होता है वो 15 से 20 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। इसका आकार जो है ये कितना होता है, इससे आपको ध्यान रखना है। इसका आकार जो होता है 15 से 20 जो है ये आपको ध्यान रखना है। 15 से लेकर 20 तक जो है आपको ध्यान रखना है। 15 से लेकर 20 तक जो है माइक्रोमीटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका आकार जो है 15 से 20 तक माइक्रोमीटर होता है। उसके अलावा अगर हम जीवन काल की बात करेंगे, तो याद रखिएगा मोनोसाइट जो है लगभग जो है यह देखिएगा ये जो है रक्त में कितना रहता है। तो याद रखिएगा जीवन काल जो है ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा मोनोसाइट जो है ये रक्त में जो है ये आपको ध्यान रखना है, रक्त में 1 से लेकर 3 दिन तक जीवित रहता है। रक्त में जो है ये आपको ध्यान रखना है 1 से 3 दिन तक जीवित रहता है, आपको ध्यान रखना है। रक्त में जो है आपको ध्यान रखना है 1 से 3 दिन तक जो है आपको ध्यान रखना है। 3 दिन तक जो है कैसे देखिएगा 3 दिन तक जो है आपको ध्यान रखना है जीवित रहता है। 3 दिन तक जो है आपको ध्यान रखना है जीवित रहता है, ठीक है। ये है मोनोसाइट के बारे में, ठीक है। 3 दिन तक जीवित रहता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि ये जो है आपकी सबसे बड़ी रक्त कोशिका है, तो उसके अलावा जो है दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि सबसे छोटी रक्त कोशिका कौन सी है, इससे याद रखिएगा बिम्बाणु। बिम्बाणु जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट भी कहते हैं, इससे याद रखिएगा सबसे छोटी रक्त कोशिका कौन सी है, इससे आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं इससे आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है सबसे छोटी रक्त कोशिका कौन सी है, इससे आपको ध्यान रखना है सबसे छोटी रक्त कोशिका कौन सी है, इससे आपको ध्यान रखना है सबसे छोटी रक्त कोशिका जो है ये कौन सी है, इससे आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटी रक्त कोशिका जो है ये बिम्बाणु है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटी रक्त कोशिका कौन सी है, इससे याद देखिएगा बिम्बाणु है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि किस प्रकाश में सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है। तो आपको बताना है सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो है ये किस में होती है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है हरा में, ऑप्शन बी पीला में, ऑप्शन सी लाल में या ऑप्शन डी बैंगनी में। तो यहाँ पे पूछा है कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो ये किसकी होती है, तो बैंगनी की होती है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि सबसे ज्यादा से लेकर कम तक हम जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे तरंग दैर्ध्य की, ठीक है। तो सबसे ज्यादा से हम बात करेंगे कि सबसे ज्यादा जो है दैर्ध्य देखिएगा सबसे ज्यादा जो है आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा जो है ये तरंग दैर्ध्य जो है ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा जो है ये आपका जो है तरंग दैर्ध्य जो है ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा जो है ये आपका तरंग दैर्ध्य जो है ये किसका है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य जो है ये लाल का है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा जो है ये लाल का आता है। उसके बाद जो है लाल के बाद जो ये किसका होता है, इससे आपको ध्यान रखना है। लाल के बाद जो है ये आपके नारंगी का होता है, आपको ध्यान रखना है। लाल के बाद जो है ये किसका होता है, नारंगी का होता है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे इससे आपको ध्यान रखना है नारंगी के बाद जो ये किसका होता है, इससे याद रखिएगा नारंगी के बाद ये पीला का होता है।
पीला के बाद जो ये किसका होता है गाइस, याद रखिएगा पीला के बाद जो है ये हरा का होता है। और हरा के बाद जो ये किसका होता है, नीला का होता है। हरा के बाद जो ये किसका होता है, नीला का होता है। और नीला के बाद जो है गाइस याद रखिएगा ये बैंगनी का होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से तरंग धैर्य। तो अगर हम बात करें गाइस कि अगर जो है सबसे ज्यादा तरंग धैर्य जो है लाल का होता है, तो लाल का कितना तरंग धैर्य होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो है आपको ध्यान रखना है 620 से लेकर जो है आपको ध्यान रखना है इसका तरंग धैर्य जो है ये कितना होता है गाइस। तो 620 से लेकर जो है ये आपको ध्यान रखना है 750, 620 से लेकर 750 जो है नैनोमीटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है 620 से लेकर 750 नैनोमीटर होता है तरंग दैर्घ्य, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें नारंगी की, तो नारंगी में कितना होता है गाइस, याद रखिएगा नारंगी में जो है 590 होता है, आपको ध्यान रखना है 590 से जो है आपको ध्यान रखना है 620 जो है 590 से लेकर 620 जो है आपको ध्यान रखना है 590 से लेकर जो है 620 तक जो है नैनोमीटर तक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करेंगे इस 520 से लेकर जो है 590 से लेकर जो है 620 तक जो है नैनोमीटर तक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करेंगे इससे आपको ध्यान रखना है पीला का कितना होता है इससे याद रखिएगा पीला का जो होता है वो 570 से, पीला का कितना होता है इससे आपको ध्यान रखना है 570 से लेकर जो है कितना होता है 570 से लेकर जो है वैसा देखिएगा इसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है 590 तक होता है, ये आपको ध्यान रखना 570 से लेकर जो है 590 तक इसका तरंग दैर्घ्य होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस हरा का जो है ये कितना होता है गाइस, तो याद रखिएगा हरा का जो है ये आपका 495 से लेकर जो है हरा का आपका कितना होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है हरा का जो है ये आपका 495 से लेकर जो है 570 तक होता है, ये आपको ध्यान रखना है हरा का आपका 495 से लेकर 570 तक होता है। उसके अलावा अगर हम नीला की बात करें, तो नीला का जो है 450 से लेकर जो है ये आपको ध्यान रखना है नीला का जो है 450 से लेकर जो है ये कितना होता है 495 होता है, ये आपको ध्यान रखना है 450 से 495। और बैंगनी का जो है ये कितना होता है गाइस, तो बैंगनी का 380 से 450 तक होता है, बैंगनी का कितना होता है 380 से लेकर 450 तक। तो ये इसका तरंग दैर्घ्य है जो कि आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। तो आपको बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आपके ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी फेफड़ा या ऑप्शन डी थायराइड। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये आपका लीवर है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीवर जिसे हम क्या कहते हैं गाइस, लीवर जिसे हम यकृत भी कहते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है लीवर जिसे हम क्या कहते हैं गाइस, याद रखिएगा जिसे हम यकृत भी कहते हैं। तो अगर ऑप्शन में यकृत हो तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, अब हम लीवर से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर हम लीवर से रिलेटेड बात कर रहे हैं यानी यकृत से रिलेटेड, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम इसके वजन के बारे में बात करेंगे कि यानी कि जो है इसका वजन कितना होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम इसके वजन की बात करें गाइस तो याद रखिएगा इसका वजन कितना होता है। तो इसका वजन जो होता है वो आपका होता है 1.2 से 1.5 किलोमीटर। ठीक है, इसका वजन कितना होता है 1.2 से जो है कैसे देखिएगा 1.2 से जो है कैसे देखिएगा 1.5, 1.2 से जो है कैसे देखिएगा 1.5 किलोमीटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 1.2 से जो है कैसे देखिएगा 1.5 किलोमीटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें वजन का हो गया, उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरा जो है ये आपको याद रखना है कि इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि इसका जो है लाल भूरे रंग का जो है त्रिकोणीय अंग होता है। ठीक है, ये जो है आप देख सकते हैं त्रिकोणीय इसका जो है आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल के शेप का है। यकृत जो है आप देख सकते हैं पिक्चर में, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ये कैसा होता है त्रिकोणीय अंग का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है, ये आपको क्या लिखना है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि यह जो है ये कैसा होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है ये लाल, ये आपको ध्यान रखना है ये लाल और भूरे रंग का। ठीक है, आपको ध्यान रखना लाल, लाल और भूरे रंग का जो है ये आपको ध्यान रखना है, लाल और भूरे रंग का जो है आपको ध्यान रखना है, लाल और भूरे रंग का जो है आपको ध्यान रखना है त्रिकोणीय अंग होता है। लाल और भूरे रंग का जो है कैसे देखिएगा त्रिकोणीय अंग होता है, आपको ध्यान रखना है। लाल और भूरे रंग का जो है एक ऐसा ये होता है, तो कैसे देखिएगा लाल और भूरे रंग का त्रिकोणीय अंग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, त्रिकोणीय अंग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये जो है कुछ विटामिन को संग्रहित भी करता है। तो अगर हम बात करें ये कौन कौन से विटामिन को संग्रहित करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि ये किस विटामिन को संग्रहित करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है ये विटामिन ए, उसके बाद अगर हम बात करें डी,
उसके बाद हम बात करते हैं ई, ये विटामिन ए डी ई, और उसके बाद जो आपको याद रखना है के। ठीक है, ये विटामिन ई डी ई के, और जो है गैस याद रखिएगा, और कौन सा विटामिन है गैस याद रखिएगा, और जो है आपका विटामिन विटामिन बी 12 जो है गैस याद रखिएगा, विटामिन बी 12 को जो है ये क्या करता है गैस याद रखिएगा, विटामिन बी 12 को जो है ये संग्रहित करता है, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन बी 12 को जो है ये क्या करता है, विटामिन बी 12 को जो है ये संग्रहित करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विटामिन बी 12 को संग्रहित करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके कार्य के बारे में, तो एक दो जो है इसका कार्य भी याद रखिएगा। लीवर के जो हम किसके बारे में बात करेंगे गैस, तो कार्य के बारे में बात करेंगे कि इसका कार्य जो है ये क्या क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला जो है, पहला कार्य जो है आपको क्या याद रखना है गैस, याद रखिएगा, ये जो है आपको याद रखना है, पीठ का निर्माण कौन करता है, तो पीठ का निर्माण जो है यकृत करता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा, पीठ का निर्माण जो है ये कौन करता है गैस, ये आपको ध्यान रखना है। पीठ का निर्माण जो है आपको ध्यान रखना है, पीठ का निर्माण जो है ये कौन करता है, पीठ का निर्माण जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये कौन करता है, यकृत करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पीठ का निर्माण जो है ये कौन करता है, यकृत करता है। और दूसरा जो है ये क्या करता है, दूसरा जो है अमोनिया का रूपांतरण कौन करता है गैस, याद रखिएगा, अमोनिया का रूपांतरण। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं गैस, आपको ध्यान रखना है कि अमोनिया का, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, अमोनिया का रूपांतरण कौन करता है गैस, ये आपको ध्यान रखना है। अमोनिया का रूपांतरण जो है ये कौन करता है गैस, ये आपको ध्यान रखना है। अमोनिया का रूपांतरण जो है ये आपका लीवर करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि प्याज में खाने योग्य भाग क्या कहलाता है। तो प्याज का खाने योग्य भाग जो है ये क्या कहलाता है, तो आपके ऑप्शन ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पत्तियां, या ऑप्शन डी बीज। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्याज का खाने योग्य कौन सा भाग है, तो तना है। अब यहाँ पे मैं कुछ फल सब्जी के नाम लूंगी और उसमें बताऊंगी कि कौन सा खाने का है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको मैं बताऊंगी, जैसे कि अगर मैं बात करूंगा, इससे याद रखिएगा, आलू। ठीक है, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो है आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, इससे आपको ध्यान रखना है। आलू का जो है तना खाया जाता है, जैसे प्याज का तना खाया जाता है वैसे ही आलू का भी तना खाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो गया मूली। मूली का जो है ये कौन सा खाया जाता है, इससे आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं इससे आपको ध्यान रखना है मूली। ठीक है, तो मूली की अगर हम बात करेंगे इससे आपको ध्यान रखना है मूली। मूली का जो है ये कौन सा खाया जाता है इससे आपको ध्यान रखना है। अगर हम मूली की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है, मूली का कौन सा पार्ट खाया जाता है यानी कि कौन सा भाग खाने योग्य है। तो मूली का जो है ना जड़ होता है। ठीक है, मूली का जो है ये क्या होता है ये देखिएगा, जड़ होता है। ठीक है, मूली का जो है ये क्या होता है, जड़ होता है। यहाँ देखिए आप ये भी लिख लीजिएगा, गाजर। गाजर या फिर मूली का कौन सा खाया जाता है इससे देखिएगा, तो गाजर और मूली का कौन सा भाग खाया जाता है, तो गाजर और मूली का जो है वो जड़ खाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करेंगे इससे आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपका हो गया, जैसे कि आपका हो गया कैसे याद रखिएगा, भिंडी हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है, जैसे भिंडी हो गया। ठीक है, भिंडी हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इससे आपका बैंगन हो गया, भिंडी हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका बैंगन हो गया। इसका कौन सा खाया जाता है इससे याद रखिएगा, इसका जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है फल। ठीक है, इसका खाने योग्य भाग कौन सा होता है, फल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें मटर का खाने योग्य भाग कौन सा है इससे याद रखिएगा, मटर का खाने योग्य भाग जो है ये बीज है, ये आपको ध्यान रखना है। मटर का हम क्या खाते हैं इससे याद रखिएगा, मटर का खाने योग्य भाग जो है वो आपका बीज है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि मटर का बीज खाया जाता है। तो यहाँ पे जो है इतना पॉइंट आपको याद रखना है। और कैसे याद रखिएगा, पत्तियां की अगर हम बात करेंगे इससे याद रखिएगा, पालक। ठीक है, पालक का जो है ये क्या खाया जाता है, तो पालक का आप सभी को पता है कि पालक की जो है ये क्या खाई जाती है, तो पालक की जो है खाने योग्य भाग ये कौन सा होता है इससे याद रखिएगा, पालक का खाने योग्य भाग जो है ये आपका पत्तियां होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि सरस्वती सम्मान का प्रथम प्राप्तकर्ता निम्नलिखित में से कौन है। तो आपको बताना है कि सरस्वती सम्मान के जो है पहले प्राप्तकर्ता कौन है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है विजय तेंदुलकर, ऑप्शन बी हरभजन सिंह, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन, या ऑप्शन डी रमाकांत रथ। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है आपका सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरस्वती सम्मान का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन जो है ये प्रथम प्राप्तकर्ता है, ये आपको ध्यान रखना है।
और याद रखिएगा इन्हें जो ये पुरस्कार है ये कब मिला था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें ये जो पुरस्कार मिला था 1900 जो है गाइस, याद रखिएगा इन्हें ये पुरस्कार कब मिला था 1991 में जो है, आपको ध्यान रखना है। किसके लिए मिला था गाइस, याद रखिएगा उनकी जो है 4 खंडों की आत्मकथा के लिए मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है किसके लिए मिला था 1991 में जो है गाइस, याद रखिएगा 1991 में जो है 4 खंडों की आत्मकथा के लिए मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। 1991 में जो है, ये आपको ध्यान रखना है, 4 खंडों की आत्मकथा के लिए मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। 1991 में जो है, आपको ध्यान रखना है 4 खंडों की आत्मकथा के लिए जो है ये पुरस्कार इन्हें मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सरस्वती सम्मान की जो है शुरुआत कब हुई थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। सरस्वती सम्मान की जो है ये शुरुआत कब हुई थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत जो हुई थी ये 1991 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत कब हुई थी 1991 में हुआ था, ठीक है। और जो रामाकांत रथ है गाइस, इनको जो मिला था ये जो है आपको याद रखना है, ये जो है प्रथम प्राप्तकर्ता थे, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है दूसरे प्राप्तकर्ता थे, तो ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये जो है सरस्वती सम्मान जो है, ये आपको ध्यान रखना है, दूसरे दूसरे प्राप्तकर्ता थे, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपके दूसरे प्राप्तकर्ता थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें इन्हें जो है कब मिला था गाइस, तो याद रखिएगा इन्हें जो है ये पुरस्कार मिला था गाइस, याद रखिएगा 1992 में मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें ये पुरस्कार कब मिला था 1992 में मिला था। और किसके लिए मिला था 1992 में, जो गाइस याद रखिएगा श्री राधा के लिए, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इनको जो मिला था ये आपको ध्यान रखना है, श्री राधा कविता के लिए मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। श्री राधा कविता के लिए मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। इनको जो है किसके लिए मिला था 1992 में श्री राधा कविता के लिए जो है इन्हें ये पुरस्कार मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। तो आपको बताना है कौन सी नदी है जो कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। तो आपके ऑप्शन है पेरियार नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, ऑप्शन डी कृष्णा नदी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कौन सी नदी जो कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, तो कावेरी नदी जो है ये कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम कावेरी नदी की बात करें guys, तो याद रखिएगा इसे जो है दक्षिण गंगा भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कावेरी नदी को जो है याद रखिएगा इसे जो हम क्या कहते हैं guys, ये आपको ध्यान रखना है। इसे जो है हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। कावेरी नदी को ही guys याद रखिएगा कौन सी गंगा कहते हैं, तो याद रखिएगा दक्षिण गंगा कहते हैं। इसे हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद जो है हम बात करेंगे गाइस कावेरी नदी के जो है देखिएगा उद्गम के बारे में, कि इसका जो है उद्गम कहाँ से होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कावेरी नदी के अगर हम उद्गम के बारे में बात करें गाइस, तो याद रखिएगा कावेरी नदी का जो है ये उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका जो उद्गम है ये आपको ध्यान रखना है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। इसका जो उद्गम है ये कहाँ से होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो उद्गम है ये आपको ध्यान रखना है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से जो है आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से जो है आपको ध्यान रखना है। इसका उद्गम कहाँ से होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ठीक है। इसका उद्गम जो है ये कहाँ से होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इसका उद्गम जो है ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी आपका कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो है ये आपके कर्नाटक में है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपका कहाँ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो है ये आपके कर्नाटक में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो है लंबाई कितनी है गाइस। तो अगर हम बात करते हैं कि इसकी लंबाई जो है आपको ध्यान रखना है, कावेरी नदी की जो है अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो लंबाई कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अगर हम इसकी लंबाई के बारे में बात करेंगे इसे याद रखिएगा 800 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी लंबाई कितनी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है 800 किलोमीटर जो है कावेरी नदी की लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है। 800 किलोमीटर जो है 800 किलोमीटर जो है आपको ध्यान रखना है, इसकी लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको क्या याद रखना है, उसके बाद जो है आपको ये याद रखना है कि इसमें जो है हमेशा जो है यानी कि एकमात्र सदाबहार नदी है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है दक्षिण भारत की जो है ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण भारत की एकमात्र जो है ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण भारत की जो है ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण भारत की जो है आपको ध्यान रखना है एकमात्र दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी कौन सी है गाइस, इसे आपको ध्यान रखना है। दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी जो है ये कौन सी है गाइस, याद रखिएगा कावेरी नदी है, ठीक है। यहाँ पे ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से घासों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपको बताना है घासों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपके ऑप्शन है एग्रिस्टोलॉजी, ऑप्शन बी पेडोलॉजी, ऑप्शन बी सेरियोलॉजी या ऑप्शन डी पेलियंटोलॉजी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। घासों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है। एग्रिस्टोलॉजी में जो है घासों का अध्ययन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि पेडोलॉजी में जो है ये किसका अध्ययन होता है, इससे आपको ध्यान रखना है मृदा। मृदा का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, इससे आपको ध्यान रखना है मृदा का अध्ययन जो है ये आपको ध्यान रखना है। मृदा का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, इससे आपको ध्यान रखना है। मृदा का अध्ययन जो है ये आपको ध्यान रखना है पेडोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें सेरोलॉजी में, तो सेरोलॉजी में जो है ये क्या होता है, इससे आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है आपको ध्यान रखना है अनाज का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है। सेरियोलॉजी जो है आपको ध्यान रखना है। सेरियोलॉजी में जो है किसका अध्ययन होता है, इससे आपको ध्यान रखना है। सेरियोलॉजी में जो है आपको ध्यान रखना है अनाज का अध्ययन जो है किसमें होता है, इससे आपको ध्यान रखना है। अनाज का अध्ययन जो है ये किसमें होता है, इससे आपको ध्यान रखना है। अनाज का अध्ययन जो है ये आपके सेरियोलॉजी में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम पेलियंटोलॉजी की बात करें तो इसमें जो है किसका अध्ययन होता है, इससे याद रखिएगा प्राचीन जीव और जीवाश्म का अध्ययन जो है ये किसमें होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे प्राचीन लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं इससे आपको ध्यान रखना है कि प्राचीन प्राचीन जीवों और जीवाश्मों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है। तो प्राचीन जीवों और जीवाश्मों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है प्राचीन जीवों जीवों और जीवाश्मों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्राचीन जीवों और जीवाश्मों का अध्ययन जो है प्राचीन जीवों और जीवाश्मों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है। तो ये जो है प्राचीन जीवों और जीवाश्मों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, इससे आपको ध्यान रखना है। ये आपका जो है पेलियंटोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जीवाश्मों का अध्ययन जो ये क्या कहलाता है, पेलियंटोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो है ये आपका क्या होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। घासों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है। तो घासों का अध्ययन जो है आपको ध्यान रखना है। घासों का अध्ययन जो है ये आपका एग्रेस्टोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है। तो आपको बताना है फुलकारी लोक कला जो है ये कहाँ प्रचलित है। तो आपके ऑप्शन है लखनऊ में, ऑप्शन बी कश्मीर में, ऑप्शन सी पंजाब में या ऑप्शन डी उड़ीसा में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फुलकारी जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये पंजाब और लिख लीजिएगा पंजाब और हरियाणा में प्रचलित है, ये आपको ध्यान रखना है। फुलकारी जो है ये आपको ध्यान रखना है पंजाब और जो है गाइस ये देखिएगा और कहाँ प्रचलित है, और हरियाणा में प्रचलित है। चिकन करी जो है ये कहाँ का है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। चिकन करी जो है ये आपके लखनऊ का है, ये आपको ध्यान रखना है। चिकन करी जो लोकल है गाइस ये रखिएगा, चिकन करी लोकल है जो है ये कहाँ की है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। चिकन करी जो है आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपके लखनऊ की है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें कश्मीर का आपका कौन सा हो गया गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। कश्मीर की अगर हम लोक कला की बात करें गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। कश्मीर का हो गया कसीदाकारी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये जो है कसीदाकारी जो है ये कहाँ का लोक कला हो गया, इसे आपको ध्यान रखना है। कसीदाकारी जो है ये कहाँ का हो गया, ये कश्मीर का हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। कसीदाकारी जो है ये कहाँ का हो गया, ये कश्मीर का लोक कला हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं उड़ीसा, उड़ीसा का आपका कौन सा हो गया इसे याद रखिएगा। उड़ीसा का आपका कांथा, कांथा जो है ये आपका कहाँ का हो गया इसे आपको ध्यान रखना है। कांथा जो है ये आपके उड़ीसा का भी हो गया। कांथा जो है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कांथा जो है ये आपके उड़ीसा का भी है और पश्चिम बंगाल का भी है, ये आपको ध्यान रखना है। कांधा जो है आपको ध्यान रखना है उड़ीसा का भी है और कहाँ का है इसे देखिएगा। कांधा जो है ये आपके उड़ीसा का भी है और उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपके पश्चिम बंगाल का भी है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कांधा जो है आपके उड़ीसा का भी है और आपके पश्चिम बंगाल का भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है तमिलनाडु में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी कर्नाटक में या ऑप्शन डी ओडिशा में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये आपका कहाँ स्थित है, ये आपका जो है उड़ीसा में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं कि ये जो है आपके कोणार्क के सूर्य मंदिर से रिलेटेड पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम याद रखिएगा ये जो है किनको समर्पित है, वैसे आपको ध्यान रखना ये जो मंदिर है ये आपके जो है सूर्य देव को समर्पित है, ये आपको ध्यान रखना। ये किनको समर्पित है वैसे आपको ध्यान रखना। ये जो है ये मंदिर जो है ये आपको ध्यान रखना सूर्य देव को जो है समर्पित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
सूर्यदेव को समर्पित है। ये पूछा जाता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है किनको समर्पित है, तो देखिएगा ये सूर्यदेव को समर्पित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें, तो पहला पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो इसे जो है यूनेस्को में शामिल किया गया। तो अगर हम बात करते हैं कि ये जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर को जो है यूनेस्को में जो है, याद रखिएगा यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो याद रखिएगा यूनेस्को में 1984। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यूनेस्को में 1984 में जो है आपको ध्यान रखना है। यूनेस्को के 1984 में जो है आपको ध्यान रखना है। यूनेस्को में 1984 में 84 में जो है गाइस देखिएगा शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1984 में जो है आपको ध्यान रखना है, शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया। उसके बाद जो है गाइस देखिएगा कि इसका निर्माण जो है ये किसने करवाया। तो अगर हम बात करते हैं कि इसका निर्माण जो है कोणार्क सूर्य मंदिर का जो है गाइस देखिएगा, अगर हम निर्माण की बात करें कि इसका निर्माण जो है ये किसने करवाया गाइस, तो याद रखिएगा कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण जो है ये किसने करवाया, नरसिंह देव प्रथम ने करवाया। इसका निर्माण जो है ये किसने करवाया गया, इससे आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण जो है ये नरसिंह देव प्रथम ने करवाया, ये आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण जो है ये किसने करवाया, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण जो है आपको ध्यान रखना है, नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। और कब करवाया था गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है नरसिंह देव प्रथम ने जो है देखिएगा 1250 में इसका निर्माण करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। कब करवाया था, 1250 में इसका निर्माण करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें नरसिंह देव प्रथम जो ये किस वंश के हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नरसिंह देव प्रथम जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके गंग वंश के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नरसिंह देव प्रथम जो है आपके किस वंश के हैं, गंग वंश के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपके जो है तमिलनाडु में अगर हम बात करें, तमिलनाडु में आपको कौन सा मंदिर है गाइस, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम तमिलनाडु की बात करें गाइस, तो आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु में आपका कौन सा मंदिर है। तो आपका तमिलनाडु में जो है मीनाक्षी मंदिर जो है ये कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। मीनाक्षी मंदिर जो है ये आपके तमिलनाडु में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि मीनाक्षी मंदिर जो है ये कहाँ है गाइस, याद रखिएगा मीनाक्षी मंदिर जो है ये आपके तमिलनाडु में है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की गाइस, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में कौन सा मंदिर है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे इससे आपको ध्यान रखना है काशी विश्वनाथ मंदिर जो है ये कहाँ है, इससे आपको ध्यान रखना है। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है ये कहाँ है, इससे आपको ध्यान रखना है। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है ये कहाँ है, इससे आपको ध्यान रखना है। काशी विश्वनाथ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है ये कहाँ है, इससे आपको ध्यान रखना है। ये आपके उत्तर प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है कर्नाटक। कर्नाटक में जो है आपका कौन सा मंदिर है, इससे आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक में जो है आपका ये आपको ध्यान रखना है हम्पी के जो है आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम्पी के विट्ठल मंदिर जो है ये कहाँ है, इससे आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि हम्पी के जो है क्या देखिएगा हम्पी के विट्ठल मंदिर जो है ये कहाँ है, इससे आपको ध्यान रखना है। हम्पी के विट्ठल मंदिर जो है आपको ध्यान रखना है। हम्पी के विट्ठल मंदिर जो है ये आपके कर्नाटक में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है। तो आपके ऑप्शन ए जूल में, ऑप्शन बी तापमान में, ऑप्शन सी कैलोरी में, या ऑप्शन डी अर्घ में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैलोरी में जो है भोजन की ऊर्जा जो है किस में मापा जाता है, कैलोरी में मापा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम अर्घ की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं ऊर्जा या कार्य का मापन जो है किस में किया जाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं इससे आपको ध्यान रखना है ऊर्जा या फिर जो है आपको याद रखना है ऊर्जा या फिर जो है कार्य जो है ऊर्जा या फिर जो है आपका जो है कार्य को मापा जाता है किसमें, कार्य को मापा जाता है जैसे देखिएगा ऊर्जा या कार्य को मापा जाता है किसमें गैस, तो मापा जाता है अर्घ में मापा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि एक अर्ग बराबर कितना होता है गाइस, तो ये बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है गाइस, तो अगर हम बात करते हैं कि एक अर्ग बराबर जो है ये कितना होता है, तो एक अर्ग बराबर जो होता है ये आपका जो है 10⁻⁷ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 7 जूल के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक अर्ग बराबर जो है ये कितना होता है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है। 10⁻⁷ जो है जूल के बराबर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जूल के बराबर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जूल के बराबर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि आरबीसी की कमी से होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको बताना है आरबीसी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी पॉलीसीथेमिया, ऑप्शन सी ल्यूकोपेनिया या ऑप्शन डी एनीमिया। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जो है आपका जो है एनीमिया जो है ये आरबीसी के, ये एनीमिया जो है ये क्या होता है गाइस, आपको ध्यान रखना है, ये आपके जो है आरबीसी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है इसे आपको ध्यान रखना है। आरबीसी की कमी से जो है एनीमिया रोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आरबीसी की वृद्धि से कौन सा रोग होता है ये आपको ध्यान रखना है। पॉलीसिथेमिया जो है, पॉलीसिथेमिया जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपको ध्यान रखना है आरबीसी की वृद्धि से जो होने वाला रोग है ये कौन है इसे आपको ध्यान रखना है। आरबीसी की वृद्धि से जो है गाइस देखिएगा, आरबीसी की वृद्धि से होने वाला रोग जो है ये कौन सा है इससे आपको ध्यान रखना है। आरबीसी की वृद्धि से होने वाला रोग जो है ये कौन सा है इससे याद रखिएगा, होने वाला रोग जो है ये आपका पॉलीसिथेमिया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं पहला बात करेंगे जो कि बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के कमी से होने वाला रोग, और दूसरा जो है डब्ल्यूबीसी के वृद्धि से होने वाला रोग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के जो है, देखिएगा डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है तो आरबीसी की कमी से यह पता हो गया, और आरबीसी की वृद्धि से अब बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की कमी कमी से जो है देखिएगा, कमी से जो है होने वाला रोग कौन सा है इससे आपको ध्यान रखना है। डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाला रोग जो है ये कौन सा है याद रखिएगा, ये जो है ल्यूकोपेनिया, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कौन सा रोग है इससे आपको ध्यान रखना है। ल्यूकोपेनिया जो है आपको ध्यान रखना है, ल्यूकोपेनिया जो है आपको ध्यान रखना है। ल्यूकोपेनिया जो है आपको ध्यान रखना है, ल्यूकोपेनिया जो है guys, देखिएगा ल्यूकोपेनिया जो है ये आरबीसी की कमी से होने वाला रोग है, ये आपको ध्यान रखना है। ल्यूकोपेनिया जो है guys, देखिएगा ये आरबीसी की कमी से होने वाला रोग है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाला रोग है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरा जो है आपको ध्यान रखना है कि डब्ल्यूबीसी की जो है कैसे देखिएगा, डब्ल्यूबीसी की वृद्धि से होने वाला रोग कौन सा है इससे आपको ध्यान रखना है। डब्ल्यूबीसी के वृद्धि से होने वाला रोग जो है ये कौन सा है इससे आपको ध्यान रखना है। डब्ल्यूबीसी के वृद्धि से जो होता है वो कौन सा रोग होता है इससे देखिएगा ल्यूकेमिया, ठीक है। कौन सा रोग होता है इससे आपको ध्यान रखना है, ये होता है ल्यूकेमिया, ठीक है। ये क्या होता है इससे देखिएगा, ये होता है ल्यूकेमिया। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ल्यूकोपेनिया और ल्यूकेमिया में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायन बैटरी में किया जाता है। तो आपको बताना है कि किस अम्ल का प्रयोग जो है ये सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है एसिटिक अम्ल का, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल का, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का या ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल का। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग जो है ये सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है याद रखिएगा, इसका जो है हम अगर सूत्र के बारे में बात करें कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है देखिएगा सूत्र क्या होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है H2SO4 जो है आपको ध्यान रखना है इसका सूत्र क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 जो है ये आपके ध्यान रखना है सल्फ्यूरिक अम्ल का ये होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे जो है बैटरी एसिड भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसे हम क्या कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है देखिएगा, इसे जो हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है देखिएगा बैटरी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है कैसे देखिएगा बैटरी एसिड भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। बैटरी एसिड भी जो है आपको ध्यान रखना है। सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है कैसे देखिएगा बैटरी एसिड भी जो है ये आपको ध्यान रखना है। बैटरी एसिड भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बैटरी एसिड भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। इस क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहे हैं कि कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। तो आपके ऑप्शन है केरल राज्य में, ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य में, या ऑप्शन डी तमिलनाडु राज्य में, या ऑप्शन डी त्रिपुरा राज्य में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक राज्य में है आपका कुंडापुर, और जो है करवार कक्ष वनस्पति जो है ये आपका कहाँ है इसे आपको ध्यान रखना है, ये आपके कर्नाटक राज्य में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इबादत खाना क्यों बनाया गया था। तो आपके ऑप्शन है धर्मों की चर्चा के लिए, ऑप्शन बी राज्य की चर्चा के लिए, ऑप्शन सी लोगों से बातचीत करने के लिए,
या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इबादत खाना क्यों बनाया गया था? धर्मों की चर्चा करने के लिए जो है इबादत खाना बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना। और इबादत खाना जो है ये किसने बनवाया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम इबादत खाना से रिलेटेड बात करेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके निर्माण के बारे में, ठीक है। तो इसका निर्माण जो है ये आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण जो है ये किसने करवाया था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण जो है ये आपको ध्यान रखना है अकबर ने करवाया था। मुगल बादशाह जो है अकबर, अकबर ने जो है इसका निर्माण करवाया था। और अगर हम बात करें अकबर ने इसका निर्माण कहाँ कराया था, तो याद रखिएगा इसका निर्माण जो हुआ था ये कहाँ हुआ था गैस, याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण जो है ये कहाँ हुआ था गैस, याद रखिएगा इसका निर्माण जो है फतेहपुर फतेहपुर सीकरी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण जो है कहाँ हुआ था गैस, ये आपको ध्यान रखना है फतेहपुर सीकरी में। और कब करवाया था गैस, ये आपको ध्यान रखना है 1575 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण जो है कब कराया गया था, 1575 में इसका निर्माण करवाया गया था। किसके लिए, धर्मों की चर्चा के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि पौधों में अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है। तो आपको बताना है कि पौधों में अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है ये कहाँ होती है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रिक्तिका में, ऑप्शन बी ग्रेना में, ऑप्शन सी स्ट्रोमा में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस याद रखिएगा पौधों में जो है गाइस याद रखिएगा अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है ये किसमें होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है स्ट्रोमा में होती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये किसमें होती है गाइस, याद रखिएगा स्ट्रोमा में। उसके बाद जो है यहाँ पे अभी सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि जो है अप्रकाशिक अभिक्रिया को जो है क्या कहते हैं guys, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि अप्रकाशिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा अप्रकाशिक अभिक्रिया को, अप्रकाशिक अभिक्रिया को जो है ये क्या कहते हैं guys, आपको ध्यान रखना है। अप्रकाशिक अभिक्रिया को, अप्रकाशिक अभिक्रिया को जो है ये क्या कहा जाता है, अप्रकाशिक अभिक्रिया को जो है ये आपको ध्यान रखना है C3 चक्र कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इसे जो है क्या कहते हैं, C3 चक्र कहा जाता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, इसे जो है अप्रकाशिक अभिक्रिया को C3 चक्र कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। C3 चक्र कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं guys, स्ट्रोमा जो है ये कहाँ होती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस कि अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो स्ट्रोमा जो होता है, ये स्ट्रोमा कहाँ होता है, तो याद रखिएगा स्ट्रोमा जो है आपको ध्यान रखना है। स्ट्रोमा जो है ये कहाँ होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। स्ट्रोमा जो है आपको ध्यान रखना है क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। स्ट्रोमा जो है ये कहाँ होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। स्ट्रोमा जो है ये आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है स्ट्रोमा जो है आपको ध्यान रखना है स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट के, स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट के जो है कैसे देखिएगा अंदर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्ट्रोमा जो होता है कैसे, आपको ध्यान रखना है ये जो है आपके तरल पदार्थ से जो है आपको ध्यान रखना है। स्ट्रोमा जो है आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपको ध्यान रखना है कि तरल पदार्थ से जो है ये भरा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। स्ट्रोमा जो है आपको ध्यान रखना है तरल पदार्थ से जो है आपको ध्यान रखना है। स्ट्रोमा जो है आपको ध्यान रखना है तरल पदार्थ से भरा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्ट्रोमा जो है ये तरल पदार्थ से भरा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख महिला यौन हार्मोन है। तो आपको बताना है कि जो कौन सा हार्मोन है जो महिला यौन हार्मोन है। तो आपके ऑप्शन है न्यूक्लियोसम, ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम महिला की अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा दो जो है महिला में जो है आपको ध्यान रखना, महिला में जो है दो मुख्य हार्मोन पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो है ये कौन सा होता है, पहला जो है ये आपको ध्यान रखना है एस्ट्रोजन होता है। पहला जो है आपको ध्यान रखना है ये आपका एस्ट्रोजन होता है। और अगर हम दूसरा बात करें, दूसरा जो है आपका कौन सा हार्मोन होता है, दूसरा जो होता है प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है दूसरा जो है आपका कौन होता है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है दूसरा जो है आपका कौन सा होता है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है दूसरा जो है ये आपका प्रोजेस्टेरोन होता है। ये आपको ध्यान रखना है दूसरा जो है आपका प्रोजेस्टेरोन होता है। ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं गाइस, तो अगर हम इस दोनों हार्मोन की बात करें गाइस, ये आपको ध्यान रखना है इस दोनों हार्मोन की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों हार्मोन जो है गाइस याद रखिएगा मासिक चक्र जो होता है गाइस याद रखिएगा ये दोनों हार्मोन जो है ये क्या करता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है मासिक चक्र और जो है कैसे देखिएगा गर्भावस्था में जो है ये आपको ध्यान रखना है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। मासिक चक्र और जो है कैसे देखिएगा गर्भावस्था, ठीक है। आपको ध्यान रखना है मासिक चक्र। उसके अलावा अगर हम बात करें गर्भावस्था में जो है ये आपको ध्यान रखना है
गर्भावस्था में जो है आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये क्या करता है, गर्भावस्था में जो है आपको ध्यान रखना द्वितीयक जो है यौन विशेष का जो है नियंत्रित करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें टेस्टोस्टेरोन जो है ये किसमें होता है गाइस, तो टेस्टोस्टेरोन जो है आपको ध्यान रखना है, ये आपका जो है पुरुष में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपका पुरुष जो है आपको ध्यान रखना है, पुरुष सेक्स हार्मोन है, ये आपको ध्यान रखना है, पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है गाइस, आपको ध्यान रखना है, पुरुष सेक्स हार्मोन जो है आपको ध्यान रखना है, पुरुष सेक्स हार्मोन जो है ये आपका टेस्टोस्टेरोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि अमीर खुसरो का नया नाम जोड़ा जाता है, तो आपको बताना है अमीर खुसरो का नया नाम जो है ये किसमें जोड़ा जाता है। तो आपके ऑप्शन ए तबला के आविष्कार से, या ऑप्शन डी सितार के आविष्कार से, या ऑप्शन डी सरोद के आविष्कार से, या ऑप्शन डी शहनाई के आविष्कार से। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सितार के आविष्कार से जो है अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम अमीर खुसरो से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे इससे आपको ध्यान रखना है, इन्हें जो है ये आपको ध्यान रखना है, इन्हें जो है तोताई हिंद भी कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है, इन्हें जो है क्या कहा जाता है, तमिल खुसरो को जो है कैसे रखना है, तोताई हिंद भी कहा जाता है। तोताई हिंद भी कहा जाता है, यानी कि आपको ध्यान रखना है तोताई हिंद, यानी कि जो है कैसे देखिएगा, इन्हें जो है तोताई हिंद भी कहा जाता है। तोताई हिंद मतलब जो है कैसे देखिएगा, भारत का तोता, ठीक है। भारत का तोता जो है किसे कहा जाता है, इससे आपको ध्यान रखना है। भारत का तोता जो है कैसे देखिएगा, भारत का तोता जो है ये अमीर खुसरो को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे इससे आपको ध्यान रखना है, ये जो है निजामुद्दीन औलिया के जो है ये शिष्य थे, ये आपको ध्यान रखना है। अमीर खुसरो की अगर हम बात करेंगे इससे आपको ध्यान रखना है, ये क्या थे इससे आपको ध्यान रखना है, निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। आपको ध्यान रखना है निजामुद्दीन औलिया के जो है कैसे देखिएगा, निजामुद्दीन औलिया के जो है निजामुद्दीन औलिया के जो है आपको ध्यान रखना है, निजामुद्दीन औलिया के जो है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो, जो है ये आपको ध्यान रखना है निजामुद्दीन। और निजामुद्दीन औलिया के जो है कैसे देखिएगा, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, तो अगर हम बात करते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाएं जो है, रचनाएं से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो है नूह सिपहर, नूह सिपहर, नूह सिपहर जो है ये किसका है, इससे आपको ध्यान रखना है। नूह सिपहर जो है कैसे देखिएगा, नूह सिपहर जो है ये किसका है, इससे आपको ध्यान रखना है। नूह सिपहर जो है ये किसका है, इससे आपको ध्यान रखना है। ये रचना जो है आपको ध्यान रखना है ये किसका है, तो ये है आपके जो है ये अमीर खुसरो के हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं नूर सिपहर हो गया, उसके बाद जो है आपको ध्यान रखना खजाइन उल फतह जो है ये किनकी रचना है, तो ये आपको ध्यान रखना अगर हम बात करें खजाइन, ठीक है। आपको ध्यान रखना खजाइन उल फतह जो है, खजाइन उल फतह जो है ये आपको ध्यान रखना है, खजाइन उल फतह जो है ये किसकी है रचना है, इससे आपको ध्यान रखना खजाइन उल फतह जो है ये भी आपके जो है ये किसकी है, इससे आपको ध्यान रखना है अमीर खुसरो की। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपको ध्यान रखना है तुगलकनामा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है तुगलकनामा जो है ये किसने लिखा गया, इससे आपको ध्यान रखना है तुगलकनामा ने जो है अमीर खुसरो ने लिखा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कैसे याद रखिएगा, अमीर खुसरो का जो है गाइस अगर हम बात करते हैं कि अमीर खुसरो का है वास्तविक नाम क्या था, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं अमीर अमीर खुसरो का जो हम गाइस याद रखिएगा वास्तविक नाम जो है ये पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं कि अमीर खुसरो का जो है ये वास्तविक नाम क्या है, इससे आपको ध्यान रखना है। अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम है ये है आपका जो है अबुल हसन है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इनका वास्तविक नाम क्या है, इससे आपको ध्यान रखना है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम जो है ये आपको ध्यान रखना है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। इस क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है कि लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है गुजरात में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में जो है ये आपका जवाई बांध है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं इसकी इसका जो है निर्माण जो है कब स्टार्ट हुआ था, तो जवाई बांध की अगर हम निर्माण की बात करेंगे इससे याद रखिएगा इसका निर्माण जो है ये आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण जो है निर्माण की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण जो है ये कब स्टार्ट हुआ था इससे आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण जो है ये आपको 1946 में जो है इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था, निर्माण जो है स्टार्ट हुआ था। और अगर हम बात करते हैं कि पूर्ण कब हुआ था, निर्माण जो है इसका पूर्ण कब हुआ था इससे आपको ध्यान रखना है। निर्माण जो है इसका पूर्ण कब हुआ था जवाई बांध का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण जो है 1957 में जो है
पूर्ण हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण जो है पूरी तरीके से बन के तैयार हुआ था 1957 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। इस क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि हेली धूमकेतु जो है वो कितने वर्ष बाद दिखाई देती है। तो आपको बताना है कि हेली धूमकेतु जो है ये कितने वर्ष बाद दिखाई देती है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है 46 वर्ष बाद, ऑप्शन बी 76 वर्ष बाद, ऑप्शन सी 31 वर्ष बाद, या ऑप्शन डी 86 वर्ष बाद। तो गाइस याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 76 वर्ष बाद दिखाई देती है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि पिछली बार जो है ये कब दिखाई गई थी, इससे आपको ध्यान रखना है। पिछली बार जो है, अगर हम बात करते हैं कि पिछली बार जो है ये कब दिखाई गई थी, इससे आपको ध्यान रखना है। पिछली बार जो है ये आपको ध्यान रखना है, हेली धूमकेतु जो है ये पिछली बार कब दिखाई गई थी, इससे आपको ध्यान रखना है। ये देखा गया था, इसे 1986 में देखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। 1986 में देखा गया। और अगर हम बात करते हैं कि इसे अगली बार हम कब देखेंगे, इससे आप देखिएगा हेली धूमकेतु को जो है अगली बार हम कब देखेंगे, इससे आपको ध्यान रखना है। इसे जो है अगली बार भी हम कब देखेंगे, 2061 में देखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसे हम कब देखेंगे, इससे आपको ध्यान रखना है। इसे हम 2061 में देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। इस क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा तारपीन के तेल का स्रोत है। तो आपको बताना है कि तारपीन के तेल का स्रोत जो है ये कौन सा पौधा है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाइनस का पौधा, ऑप्शन बी फर्न का पौधा, या ऑप्शन सी सूरजमुखी का पौधा, या ऑप्शन डी मास का पौधा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पाइनस का पौधा जो है आपको ध्यान रखना है तारपीन के तेल का मुख्य स्रोत है, यानी कि पाइनस के पौधे से हमें तारपीन का तेल प्राप्त होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। इस क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाया जाता है। तो आपको बताना है कि दूध से क्रीम जो है ये किस प्रक्रिया के द्वारा बनता है। तो आपके ऑप्शन है अभिकेंद्री बल द्वारा, ऑप्शन बी अपकेंद्री बल द्वारा, ऑप्शन सी घर्षण बल द्वारा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जो है आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है सेंट्रीफ्यूगल जो है, यानी कि अपकेंद्री बल का उपयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है अपकेंद्री बल का होता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस कैसे इससे जो है दूध के क्रीम बनाया जाता है, इससे आपको ध्यान रखना है। इस मशीन का जो है आपको ध्यान रखना है, इसे जो है बहुत तेजी से घुमाया जाता है, जिसपे जो है याद रखिएगा अपकेंद्री बल जो है ये भारी और हल्के जो उसमें सामान होते हैं उसको ये अलग करता है। जैसे कि जो क्रीम को है ये बाहर की ओर करता है, और जो पानी होता है ये इसके नीचे सतह पे बैठ जाता है, ये इसका यही काम होता है। तो इस पे कौन सा बल लगता है, अपकेंद्री बल लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। इस क्वेश्चन नंबर 22 हमसे कह रहा है कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए झांसी में, ऑप्शन बी ग्वालियर में, ऑप्शन सी पटियाला में, या ऑप्शन डी इंदौर में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान जो है ये ग्वालियर में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना जो है ये कब हुई थी, गाइस, तो इस संस्थान की जो है शारीरिक शिक्षा संस्थान की जो है अगर हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना जो है ये कब हुई थी, इससे आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना जो है 1975 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, इससे याद रखिएगा 1975 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। इस क्वेश्चन नंबर 23 हमसे कह रहा है कि अनार में खाए जाने वाला भाग है। तो अनार का खाए जाने वाला भाग कौन सा है guys? तो आपके ऑप्शन है मांसल पुष्पासन, ऑप्शन बी भ्रूणपोष, ऑप्शन सी बीज का रसदार बड़ा चोल, या ऑप्शन डी मांसल बीज चोल। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनार में खाए जाने वाला भाग कौन सा है, बीज का रसदार बड़ा चोल जो है ये अनार में खाए जाने वाला भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। इस क्वेश्चन नंबर 24 हमसे कह रहा है कि जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में कौन वोट दे सकता है। तो आपको बताना है कि जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में जो है ये कौन वोट दे सकता है। तो आपके ऑप्शन है जनपद पंचायत अध्यक्ष जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य हो, ऑप्शन बी विधायक जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य हो, या ऑप्शन सी जिला पंचायत का निर्वाचित सदस्य, या ऑप्शन डी सांसद जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य हो। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जिला पंचायत के अध्यक्ष में जो है चुनाव में कौन वोट देता है अध्यक्ष के चुनाव में, तो याद रखिएगा जिला पंचायत का निर्वाचित सदस्य जो होता है वो वोट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 25 हमसे कह रहा है कि स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं। तो आपके ऑप्शन है ग्राम सभा के, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत के, ऑप्शन सी जिला परिषद के, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि स्थानीय सांसद जो होते हैं या फिर जो विधायक होते हैं, ठीक है, ये किसके पदेन सदस्य होते हैं। तो ये जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो guys, आपका जो है आपका रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर सेट जो है, आज का प्रैक्टिस सेट जो था आपका कौन सा सेट था। सेट 14 जो है ये यही कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, प्लीज 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 ये वीडियो के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद। एंड कोशिश करिएगा नोट बना लेने का, और प्लीज प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।